हो गया? ठीक, चलो ऑलराइट। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? हम आज करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का आखिरी टॉपिक, यानी इंडिफरेंस कर्व का यूज़ करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो होता क्या है ये देखते हैं। तो स्टार्ट करें। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इतना पतला काहे चल रहा है ये? चैप्टर नहीं है अभी, एक उस चैप्टर 2 का आखिरी टॉपिक बचा हुआ है ना हमारे पास, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और ये होता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 11th एग्ज़ाम, चाहे मिड टर्म बोलो, फाइनल टर्म बोलो, या कोई भी एग्ज़ाम। ठीक है, कोई टेस्ट हो अगर इस चैप्टर का है तो ये चैप्टर क्या हो जाता है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यूजिंग आईसी एनालिसिस। ठीक है, अब देखो आईसी एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है बजट लाइन, बजट लाइन, और दूसरा होता है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, बजट लाइन हमने देखा ये कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हम दिखाते हैं गुड y और यहाँ दिखाते हैं गुड x, और ये हो जाता है मेरा बजट लाइन। ठीक है, यही होता है ना। ये मेरा बजट लाइन हो गया। ठीक है, अब इसी में एक होता है मेरा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं ये कलर। यहाँ हम दिखाते हैं गुड y और यहाँ दिखाते हैं हम गुड x, और ये होता है मेरा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, जब मैं इन दोनों को, ठीक है, अच्छा, बजट लाइन क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका बजट, आप किसी कॉमोडिटी को अफोर्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बजट लाइन दिखाता है। और इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है? ये दिखाता है सेटिस्फेक्शन, कि आपको उस कॉमोडिटी से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अगर हम जनरली देखें कि भाई कंज्यूमर कितना अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, कितना कंज्यूम करेगा, ये उसके इन दोनों ही डिसीजनों पे डिपेंड करेगा। पहला कि उस कॉमोडिटी से उसका कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और दूसरा कि वो उसको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर भी वो सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका बजट और इसका सेटिस्फेक्शन दोनों को एक प्लेन पे लेके आना है। ठीक है, मतलब मेरा वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो मेरे खुद के बजट में आ सके। ठीक है, और जब ये हो जाएगा तो कंज्यूमर किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, उसको उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें इसको ऐड। तो यहाँ से ये मेरा क्या हो गया, यहाँ दिखाएंगे हम गुड y और यहाँ दिखाएंगे हम गुड x, और ये क्या हो गया मेरा बजट लाइन, और यहीं से अब हमारा हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व
इट्स लाइक दिस। थोड़ा गड़बड़ाया, फिर गड़बड़ा गया, नहीं चलेगा, हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा इंडिफरेंस कर्व हो गया एक। इस इंडिफरेंस कर्व में हमारे पास दो सेटिस्फेक्शन है, एक ये है और एक ये है, दोनों ये मेरे बजट में है। तो मैं बोलूँगा देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों क्या है, मेरे बजट में है और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज, ये वाला रेंज, ये अभी मेरा बच जाता है। तो इन रेंज में भी मैं कुछ कॉमोडिटी क्या कर सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हो उसको क्या कर लो, आप कंज्यूम कर लो। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करूँगा ताकि मुझे थोड़ा और क्लियर एनालिसिस मिल सके। तो मैंने कहा ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, IC2 हो गया। ठीक है, ये IC2 में मैं ये पॉइंट अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, एक ही पॉइंट है ऐसा, तो आई कैन टेल इट लाइक कि ये क्या है, C है। ठीक है, पॉइंट C मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और मैं कहता हूँ कि अगर एक और इंडिफरेंस कर्व हो कुछ ऐसा IC3, तो क्या हो जाए। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, IC3 भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो IC1, IC2 और IC3 तीन इंडिफरेंस कर्व हमने बनाया। ठीक है, इसमें तीन पॉइंट हमको मिले जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी अफोर्ड कर सकता हूँ। ये वाला इंडिफरेंस कर्व जो ये येलो कलर का है IC3, ये मेरे बजट से क्या है, बाहर है। ठीक है, तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरे किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मेरी औकात तो स्प्लेंडर की है पर मैं सपना हायाबुसा का देख रहा हूँ। सेटिस्फेक्शन किसके पाले बैठा हूँ मैं, हायाबुसा का पाले बैठा हूँ। तो भाई ये पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे औकात से क्या है, बाहर है, ये मेरे बजट से बाहर है। ठीक है, तो औकात से ज़्यादा सिर्फ सपने देखने चाहिए, हकीकत होगा नहीं होगा ये हमको नहीं पता। ठीक है, सपने हमेशा कैसे देखने चाहिए, औकात से बाहर। रियलिटी तो मुझे भी पता है ना। तो ये मेरे औकात से बाहर है, तो ये किसी काम का नहीं है, ये हटा देंगे हम। अब बच गया IC1 और IC2। IC1 और IC2 में तीन पॉइंट हमको मिलते हैं, A, B और C, और इन तीनों पे हमको उतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन सा कंजम्पशन करना है, क्योंकि तीनों क्या है, सेम बजट में है। बजट इन द सेंस, अगर मेरे पास 100 रुपये है तो मैं ये कह सकता हूं कि 100 रुपये में मैं बंडल A भी अफोर्ड कर सकता हूं, बंडल B भी अफोर्ड कर सकता हूं और बंडल C भी अफोर्ड कर सकता हूं। तीनों बंडल अफोर्ड कर सकता हूं मैं 100 रुपये में। तो अब भाई ये वाले तो नहीं ठीक है, तो A, B और C में, मतलब A, B और C तीनों को मैं इस 100 रुपये में अफोर्ड कर सकता हूं। तो बीइंग अ कंज्यूमर, अब मुझे ये पता करना है कि मैं कौन सा बंडल कंज्यूम करूं, बंडल A कंज्यूम करूं, बंडल B कंज्यूम करूं या बंडल C कंज्यूम करूं। बात समझ में आया? तो कौन सा कंज्यूम करूंगा जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पैसा तीनों पे क्या हो रहा है, सेम खर्च हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं बंडल A चेक करूं तो मैंने कहा ठीक है, बंडल A पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन जैसे ही बंडल C को देखता हूं मैं, बंडल C बंडल A से हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। और हमने एक प्रॉपर्टी देखा है इंडिफरेंस कर्व का, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। तो यानी कि बंडल A और बंडल C में कंज्यूमर किसको चूज करेगा, या हम किसको चूज करेंगे, बंडल C को चूज करेंगे। तो बंडल A भी कंज्यूम नहीं करेगा कंज्यूमर। ठीक है, अब अगर बंडल B देखो और फिर बंडल C देखो, तो फिर वही चीज दिख रहा है कि बंडल B और बंडल C में बंडल C हायर इंडिफरेंस कर्व पे है, IC2 पे। ठीक है, तो फिर बंडल B कंज्यूमर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, बंडल C कंज्यूम करेगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इनकम खर्च करके उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो कंज्यूमर अल्टीमेटली कहां पे आ जाएगा, बंडल C पे आ जाएगा। और इसके बाद ऐसा कोई भी बंडल नहीं होगा जो वो अफोर्ड कर सके। इससे हल्का सा ऊपर जाएगा, अगर मान लो यहां भी जाता है तो ये बंडल क्या हो गया, उसके बजट से बाहर हो गया। तो अब ये कहीं पे भी नहीं जा सकता, तो बंडल C इसका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अब सोच समझ में आ गया होगा, एकदम झकास वाला, क्लियर वाला। हाँ जी,
तो एक इंडिफरेंस कर्व ऐसा ड्रॉ होगा जो इसको टच करके निकलेगा, क्योंकि इसके बीच में मैं क्या बना सकता हूं, इनफिनाइटली इंडिफरेंस मैप बना सकता हूं ना। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ 3 ही बनाया है, एक और बना दूंगा, एक और बना दूंगा, एक और बना दूंगा, एक और बना दूंगा, एक और बना दूंगा। मैं तब तक बनाता रहूंगा तो एक ऐसा इंडिफरेंस कर्व आएगा जो इसको सिर्फ छू के निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं मान लो ये मेरा बजट लाइन है, ये मेरा बजट लाइन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, नहीं फिर भी देख लो, अब मान लो ये एक बजट लाइन है मेरा ऐसे, ठीक है, ये मेरा बजट लाइन है, ये मेरा प्लेन है, तो इंडिफरेंस कर्व कितना बनेगा, ऐसे बनेगा, एक, ये सारे इंडिफरेंस कर्व ही है ना, तो ये ऐसे लाइन से बनते रहेंगे। तो इसमें एक लाइन देखो, एक ऐसा हो गया जो इसमें क्या कर देगा, टच कर देगा। ठीक है, तो हमेशा कंज्यूमर वहीं पे रहेगा जो टच करेगा। उससे थोड़ा सा पहले मेरे पास ये होगा कि भाई अगले वाले पे हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जैसे ही उससे थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो मेरे बजट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो हमारे राइटर साहब हैं, ऑथर साहब या इकोनॉमिस्ट साहब, क्या नाम है उनका, जे.आर. हिक्स। तो जे.आर. हिक्स ने कंडीशन क्या दिया इक्विलिब्रियम का, डायग्राम से हमने समझ लिया, अब थोड़ा कंडीशन लिख के देख लेते हैं। तो इन्होंने कंडीशन क्या दिया, कंडीशन दिया कि जहां पे स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के, तो वहां पे कंज्यूमर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में कहते हैं संतुलन में हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई, और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है आपका एम आर एस। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो जब ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो कंज्यूमर किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन अराइज हो, जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन अराइज होता है, तो हमको ये रहता है कि भाई देखो, ये अपने साथ 2 नए कंडीशन लेके आएगा। क्या लेके आएगा, 2 नए कंडीशन या 2 नए सिचुएशन लेके आएगा। एक क्या लेके आएगा, माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई आइदर ग्रेटर देन होगा एम आर एस, और माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई लेस देन होगा एम आर एस के। कोई दिक्कत? तो ये 2 कंडीशन लेके आया हमारा। ठीक है, माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई ग्रेटर देन एम आर एस, और माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई लेस देन एम आर एस। अगर इसको डायग्राम में हम बताओ ना, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट दिखाता है आपका माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई लेस देन एम आर एस। पॉइंट ए क्या दिखाता है, माइनस में पी एक्स अपॉन में पी वाई लेस देन एम आर एस, मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, या स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और बी वाला जो पॉइंट है वो आपको दिखाता है माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई इज ग्रेटर देन एम आर एस। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या दिखाता है, ये वाला पॉइंट दिखाता है आपका माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई, माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू एम आर एस। ठीक है, बात समझ में आया? बता दे रहे हैं। देखो 3 जो हमने पॉइंट देखे थे ना, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, तो ये जो पॉइंट ए है वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, जहां पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, देखो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ज्यादा 90 डिग्री पे है, और ये इस तरह हो रहा है। धीरे धीरे मैंने बताया था कि जैसे जैसे ऐसे घूमते 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 ऐसे हो जाएगा तो ये 0 हो जाता है। तो इसमें ज्यादा किसका स्लोप है, एम आर एस का है, यानी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज्यादा है और बजट लाइन का स्लोप कम है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप सीधा है और बजट लाइन का स्लोप ऐसे जा रहा है, मतलब ये यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री की तरफ मूव कर रहा है, तो स्लोप किसका ज्यादा है, बजट लाइन का। तो बजट लाइन का स्लोप इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से क्या होगा, ज्यादा होगा, और इस पॉइंट पे दोनों ही स्लोप क्या है, इक्वल है। तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, तो कंडीशन में इसको हमने इस तरह दिखा दिया। अब देखो, जैसे ही इस सिचुएशन में पहुंचेगा, अच्छा ये जो आपका माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई है,
हम इसको MRE भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MRE होता है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। तो प्राइस क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइस मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज ही तो रिप्रेजेंट करता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? MRE। MRE का मतलब होता है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो सिमिलरली यही चीज हम इसको यहां पे दिखा सकते हैं, -px अपॉन में py इज इक्वल टू MRE। ठीक है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि MRE ग्रेटर देन MRS होगा या MRE लेस देन MRS होगा, यही वाला सिचुएशन अराइज होगा। तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा, अब उसको देख लेते हैं। अगर MRE ग्रेटर है, अगर क्या है? MRE ग्रेटर है किससे? MRS से, यानी कि -px अपॉन में py ग्रेटर है किससे? MRS से। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करेगा अब इस सिचुएशन में? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है इसमें बताना कि कंज्यूमर क्या करेगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं दो तरीके आपको बताता हूं। एक, ऑलवेज रिमेंबर MRS किसके इक्वल होता है, इसको यहां पे नहीं लिखना, एग्जाम में लिख के नहीं दिखाना। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। MRS होता है MUX अपॉन में MUY के। अब अगर इसमें आप रिप्लेस करोगे तो ये वाला जो कंडीशन है वो दे देगा -px अपॉन में py इज इक्वल टू MUX अपॉन में MUY दे देगा। तो MUX या px इधर ले लो, MUY इधर ले लो, तो MUY अपॉन में py जो है आपका ग्रेटर हो जाएगा MUX अपॉन में px के। अब देखो ये टू कॉमोडिटी केस के कंडीशन की तरह बन गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, अब कंज्यूमर क्या करेगा? Y के कंजम्पशन को बढ़ाएगा और X के कंजम्पशन को घटाएगा। मुझे इतना पता चल गया। आंसर कैसे देंगे? Y के कंजम्पशन को बढ़ाना है, X का सेक्रीफाइस करना है, X का कम करना है ना, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं कि कंज्यूमर, इट मीन्स कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस commodity X for 1 unit of commodity Y is more than what market ask। जो मार्केट है वो हमसे जितना मांग रहा है उससे ज्यादा, is more than what market ask। ठीक है, of 1 unit market ask for 1 unit of Y। ठीक है, एक यूनिट Y के लिए जितना मार्केट मांग रहा है X का, उससे ज्यादा आप सेक्रीफाइस करने को क्या हो? तैयार हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? X के कंजम्पशन को रिड्यूस करोगे, Y के कंजम्पशन को बढ़ाओगे और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। अगर आपने ये वाला कंडीशन यूज किया है तो आप टू कॉमोडिटी केस की तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें कि कंजम्पशन जो है वो, कंज्यूमर जो है Y के कंजम्पशन को बढ़ाएगा, X के कंजम्पशन को घटाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो ये तो इसका हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास अगला कंडीशन क्या है, MRS जो है वो ग्रेटर हो, कैसा हो? ग्रेटर हो MRE के। ठीक है, तो MRE से ग्रेटर है तो सेम पिछला कंडीशन लग गया। हाँ जी, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट में हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, MUY अपॉन में PY लेस देन होगा किससे? MUX अपॉन में PX से। तो यानी कि X से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, Y से सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? X के कंजम्पशन को बढ़ाएगा, Y के कंजम्पशन को कम करेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब वो कहाँ ना पहुँच जाए? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ना पहुँच जाए। बात समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये टॉपिक यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो गया, फिनिश हो गया, ओवर हो गया। बात समझ में आया? धन्यवाद। टिंग टिंग टिंग।